जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। फ़ौरन उसी रात मुझे वो गांव से दूर एक कमरे में लेकर गए और बोले, पूरे 9 महीने तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फ़ौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाते हुए बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो भी पति को कुछ ना बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने गई तो वह अल्ट्रासाउंड करते हुए चीख पड़ी और बोली। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़ कर बैठी थी, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आए। उसकी कदम मेरी तरफ बढ़ रही थी, तभी वो आकर रुक गए। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे कोई बातचीत करेंगे, मगर वो कुछ नहीं बोले। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपने घूंघट खुद ही उठाकर देखा, लेकिन मुझे हैरानी का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मेरे पति कमरे में आ गए। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है निशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। राजू बड़े परेशान हो गए। कुछ देर तो कुछ बोली नहीं, फिर हंसने लगे और बोले, निशा पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुँह दिखाई का गिफ्ट बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से अंदर गया और गिफ्ट लेके आया। राजू ने अंगूठी की तरफ इशारा किया और मैं शांत हो गई। राजू ने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाया और बोला, निशा आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। निशा मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ, तुम भी यह भारी लहंगा बदल कर आराम कर लो। मैंने सिर हिला दिया। सुबह हुई तो मैं बाहर निकल कर घर को देखी और मेरी और राजू की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और नहीं हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने मुझे बस इतना कहा था कि निशा तुम बहुत खुशनसीब हो कि राजू जैसा अच्छा हमसफ़र मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं था, वह अकेले ही हर चीज़ का मालिक था। तब मैं बोली, मम्मी मेरे पति के कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा यही तो सही बात है, रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने पर आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? बल्कि पूरी दुनिया में उसका तुमसे ही एक रिश्ता होगा, वह तुम पर जान देगा। बस बेटी तुम अपने पति की हर बात मानती रहोगी तो भगवान के करम से कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैं राजू के रिश्ते के लिए हाँ कह दी और आज मैं उसकी बीवी बन चुकी थी, उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज़ को बड़ी प्यार से छू छू कर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत ही सुंदर था, हर चीज़ बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झाँक कर देखते हैं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा। मैं जल्दी से पीछे मुड़कर देखी तो यह राजू खड़े थे, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। राजू बोले, निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्माकर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज़ को महसूस कर रही हूँ, मुझे आपकी घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजू के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोले, निशा पूरा घर तुम्हारा ही है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा ही हूँ, मगर ये कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहो। मैं बोली, यह क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना ये कमरा आपका क्यों नहीं है? तो राजू बोले, मैंने कुछ साल पहले किसी और को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा हुआ है, वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। जब आएगा तो उसको कह दूंगा कि अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाओ, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर राजू को गुस्सा चढ़ाया और वो बोले, बस ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तो अपना समूह लेकर रह गई थी। भला ये क्या बात हुई कि ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं है? लड़कियाँ तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बोलती है। मैं राजू के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी। तभी एक बार बैल बजा तो राजू ने जाकर दरवाज़ा खोला। जब वो वापस आए तो उसने हाथों में नाश्ता पकड़ा हुआ था।
मैं बोली, अरे राजू, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर पर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज़ बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो राजू बोले, आ जाओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया है। मैं राजू से नज़र चुरा चुरा कर उसे बार बार देख रही थी। राजू बहुत ही सुंदर थे, इतने सुंदर कि अगर उसके चेहरे को देखती रहूं तो दिल ना भरे। राजू नज़रें झुकाकर नाश्ता कर रहे थे, जबकि मैं उनकी लंबी घनी पलकों को देखते रह गई। तब राजू बोले, निशा, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। नहीं, मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई। मेरी छोरी जो पकड़ी गई थी, मुझे तो इस बात की हैरत थी कि राजू को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद राजू सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गए और धोकर रख भी आए थे। मैं बहुत खुश हुई कि राजू अच्छे इंसान हैं। मुझे उनकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने यह सोचा कि मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में ले आऊँगी। मैं राजू के साथ बहुत खुशी खुशी मोहब्बत से ज़िंदगी जी रही थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि जब ये खबर मैं राजू को सुनाऊँगी तो वह भी बहुत खुश होंगे। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आए, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, राजू, आप पिता बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर राजू का चेहरा लाल हो गया। वह मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे। फिर बोले, बधाई हो निशा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं राजू के चेहरे पर लिखी हुई रंगत साफ पढ़ ली थी कि उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मुझे उससे इस तरह ठंडा रहने का भरोसा नहीं था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद राजू कमरे में आ गए और बोले, क्या बात है निशा, यूँ बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्ची की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई इसलिए। राजू ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से बोले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर आजकल मुझे कारखाने की तरफ से परेशानी है। मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ वह दिवाला की तरफ जा रहा है। बॉस ने मुझे आज की खबर सुनाई कि उन्हें कुछ वर्कर्स काम से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वह इस समय इतनी तनख्वाह नहीं है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मुझे यह फ़िक्र है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। मैं राजू के हाथ पे हाथ रख दिया और राजू से कहने लगी कि आपका आने वाला बच्चा अपने भाग्य के साथ आएगा। भगवान हर बात को जानते हैं। आप जानते हो ना कि भगवान से क्या वह प्रार्थना पूरा होकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर राजू मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद राजू मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे। मेरी लंबी चौड़ी बात को सुनकर भी गुस्सा नहीं करते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। राजू सुबह सुबह काम पर गए हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि राजू वापस आ गए हैं। मैं इतनी हैरानी हुई और बोली, राजू, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे मुड़ी, राजू आए ही नहीं थे। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में राजू का प्यार इतना ज़्यादा है कि अब मैं हर समय मेरे दिमाग में उनका ही ख्याल रखता है। शाम को जब वापस आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें ये बात बताई। राजू ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो खुश बिल्कुल भी नहीं हुए। मैं घबरा गई और उनको ऐसी बातें क्यों बता दी। कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाली भी नहीं होती है। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। राजू बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तभी राजू ने मेरा हाथ थाम कर मुझे बिठा दिया और बोले कि नहीं नहीं, तुम बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी। राजू उठकर किचन में चले गए तो मैं अपनी बातों में खो गई। थोड़ी देर बाद राजू चाय ले आए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि राजू टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी नींद पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। सुबह के 5 बज रहे थे और करीब मेरी आंखें खुली तो मैं जल्दी से उठकर बाथरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे राजू का चेहरा नज़र नहीं आया। वो रात भर कमरे में नहीं आए थे।
मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना है लेकिन अभी तक खबरें लगातार बैठे देख रहे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुला लेती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो हॉल भी खाली पड़ा हुआ था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर राजू इतनी रात को मुझे कुछ बताए बिना कहाँ जा सकते हैं। मेरा दिल घबराने लगा। तभी मेरी नज़र उस लास्ट वाले कमरे में आई रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई कि शायद राजू के जो मेहमान वापस आ गए थे राजू के मेहमान वापस आ गए हैं, जिसका सामान कुछ साल से इसी कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से राजू की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ कह रहे थे और रो रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई। जैसे ही मैं कमरे में जाने के लिए पैर बढ़ाई, अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और राजू बाहर निकल गए। वह मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए रूम में ले गए और बोले, निशा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ पर क्यों गई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, राजू, आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप लॉ हॉल में भी नहीं थे। उस कमरे से आई रोशनी देखी तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया, इसलिए वहाँ आ पहुँची। राजू मुझे कमरे में ले आए और बोले, निशा, अपनी हक को पहचानो। वह कमरा तुम्हारे हक में नहीं आता है। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती हो? उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे के बारे में सोचा भी नहीं। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय पहुंच गया और सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। इसलिए मैंने राजू को घर में रोक कर रखा था कि किसी भी समय अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोपहर में आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं जल्दी से बोली, राजू, गाड़ी निकालो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। राजू जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैं सोच रही थी कि राजू कब कमरे में आएंगे, मगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी। वह अभी तक नहीं आए थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी राजू एक औरत के साथ कमरे में आए और बोले, निशा, यह बहुत अच्छी दाई है, समझदार दाई है, तुम्हारी डिलीवरी यही करेगी। मैं राजू को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। बस मैं इतना ही बोल पाई कि मुझे अस्पताल, लेकिन राजू ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गए थे। दाई ने मुझ पर ज़ोर से आजमाइश करने लगी और तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ़ के बाद मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिल से भगवान को धन्यवाद किया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बच्चे को देखा। वो वहाँ नहीं था। मैं राजू को आवाज़ दिया। उसने उठकर कमरे के बल्ब जलाए और उसकी आँखें खून जैसी थी। मैं बोली, राजू, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? राजू की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो बोले, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने तो मुर्दा बच्चे को पैदा किया था। मैं बेबाक राजू की तरफ देखी और बोली, मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। राजू बोले, तुम बेहोश थी, नींद में सुनी होगी। आवाज़ पास से तुम्हें इतनी सुकून और गहरी नींद में सो सकी? तो मैं चिल्लाने लगी और बोली, राजू, मेरा बच्चा वापस ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? राजू की बात सुनकर तो मुझ पर ज़मीन और आसमान गिर पड़े थे। वह बोले, मैंने तो अपने बच्चे को कल मिट्टी में दबा दिया। मैं बोली, कल? ये क्या मतलब है? वह बोले, तुम कल से सो रही हो। अपने बच्चे की जुदाई का गम मैं अकेले सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैं बोली, राजू, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा देखने का भी दिल नहीं करता था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं बैठी हुई थी और गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी एक पड़ोसन घर में दाखिल हो गई। वह उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटी, तुम्हारे बच्चे का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार राजू को जिंदा बच्चा दे।
इसकी पहली बीवी ने भी 3 बच्चे पैदा किए, मगर तीनों ही मरे हुए थे। जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि राजू, मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, मेरा तो दम घुटने लगा है। मैं पूछी, आंटी राजू पहले से शादीशुदा है? वो आंटी एकदम परेशान हो गई, बोली, बेटी क्या तुम्हें ये बात पता नहीं था? मैं चुपचाप आंटी को देखते रह गई और वो बोली, फिक्र ना करो, राजू ने उसे तलाक दे दिया है, अब तो वह सिर्फ तुम्हारा है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि राजू की पहली पत्नी सच कह रही थी, क्योंकि मैंने भी तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी। मुझे राजू से डर लगने लगा था, ना जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजू वहाँ मेरे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती ही घर भेज देते। मैं अपने एक दोस्त के घर चली गई, वो बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी रहती थी। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी और उसके घर में आंटी अकेले रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बातें सुना दी थी, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो वो अचानक से चीख पड़े। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का से उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कमरे पर आई और मुझे बेड पर लिटाकर जंजीरों से बांध दिया। मैं तो डर से थर-थर काँपने लगी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? तुम डॉक्टर हो या जानवर हो? खोलो मेरी बेटी को जंजीर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। डॉक्टर बोला, आप फिक्र क्यों कर रही हो? यह सब हम आपकी बेटी की सही के लिए ही तो कर रहे हैं। यह देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का बच्चा है। अब ये पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ अपनी ममता के तहत इसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगी। हम इस बच्चे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप अबॉर्शन के कागज़ पर साइन कर दीजिए। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दें अभी, और इसी समय मैं पता करती हूँ कि आखिर बात क्या है। आंटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वही बताएगा कि आखिर बात क्या है। हम दोनों घर चले गए। घर खाली पड़ा था। आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हालत इम्तिहान नहीं रही। वह कमरा खुला हुआ था, राजू भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। राजू मुझे देखकर बहुत डर गए और बोले, मेरे पेट में मैं राजू को देखकर बहुत डर गई और मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान है और आधा जानवर। इसके पीछे क्या राज छुपा है, मुझे वह तुमसे जानना है। तो राजू रोने लगा और बोले, निशा, मैं एक बहुत ही ख़राब इंसान हूँ। मैं अपने जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने को आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फ़िदा हो गया। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत ही खुश हुई। हमारी दोस्ती हो गई और मैं उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लिया और जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत ज़ोर डाला कि मैं उससे विवाह करके घर ले आऊँ, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी पापा को मेरी बात बता दी। तब मैंने सबके सामने उसी के मुंह में एक थप्पड़ मार दिया और मैंने बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी क्या? मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर तुम जैसी गरीबी से विवाह कैसे कर लूँ? फिर मुझे पता चला कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था। कुछ महीने बाद मेरी शादी मम्मी ने कर दी। मेरी पहली बच्ची ऐसी ही हुई थी। उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिए और फिर चल बसी। और मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। बाबा के पास गए और वह बोले, राजू, तुम पर किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज़्यादा भारी है, ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो। मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो बाबा अभी जादू कर ही रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ गया कि वह शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मेरी पहली पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम बच्चे खा जाते हो, तुम शैतान हो। उसने मेरी बात का भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे तलाक लेकर चली गई।
इस कहानी के 10 साल बाद मैंने तुमसे विवाह किया। इस बीच मेरे माता पिता भी चल बसे और पर मुझे इस पर भरोसा था कि क्या पता वो जादू कमज़ोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने बच्चा जिंदा ही पैदा किया था मगर फिर वो मर गया। मैं अजीब नज़रों से राजू को देखते रही। मैंने उससे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। उस दिन के बाद से फिर मैंने इस बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन थोड़ी देर ही जिंदा रहा और वो फिर मर गया। इस बच्चे के साथ साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस चली गई तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे बहुत खुशी खुशी अपने घर में रख लिया था। मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे दिल में वह दुख और ख्वाब नहीं जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।